सुष्मिता के माँ बाप के चेहरे पर संतोष था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। सुष्मिता और सागर ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। इसके बाद वे सुंदर सपनों के दरिया में डूबते चले गए। सुष्मिता अपने मोहल्ले के सरकारी इंटर स्कूल में गेस्ट टीचर थी और उसके पिता सिविल इंजीनियर। उन्होंने अपने एक परिचित ठेकेदार के बेटे सागर से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, सुष्मिता का रिश्ता तय कर दिया। सुष्मिता और सागर जब मिले तो उन्हें आपसी विचारों में बहुत मेल लगा, सो उन्होंने भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी। सगाई के साथ ही उन दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक बंधन मिल चुका था। कंपनी के काम से सागर को साल भर के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले साल तय होनी थी। सुष्मिता से काम खत्म होते ही लौटने की बात कहकर सागर परदेश को उड़ चला। सुष्मिता ने सागर का रुमाल यह कहते हुए अपने पास रख लिया कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है। एक शाम सुष्मिता अपने छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह सागर वीडियो कॉल पर उससे बातें कर रहा था। जब बातों का सिलसिला ज्यादा हो गया तो सुष्मिता ने सागर को अगले दिन बात करने के लिए कहा। इसके थोड़ी देर बाद सुष्मिता ने कॉल काट दी। इसके बाद जब सुष्मिता नीचे जाने के लिए पलटी तो अचानक उसकी आंखें अपने पड़ोसी लड़के निशांत से मिल गई, जो अपनी छत पर खड़ा उन दोनों को बातें करता हुआ न जाने कब से देख रहा था। सुष्मिता निशांत को पड़ोस के रिश्ते से राखी बांध चुकी थी, इसलिए वह थोड़ा सकुचा गई और बोली, अरे निशांत भैया, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जब से तुम यहाँ आई हो तब से मैं छत पर ही हूँ, निशांत ने अपनी परतदार हंसी के साथ कहा। सुष्मिता ने आंखें नीचे कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। वह निशांत की नज़र को अक्सर भांपती थी कि उसमें उसके लिए कुछ और ही भाव आते हैं। एक और शाम जब सुष्मिता अकेली छत पर टहल रही थी कि तभी निशांत भी अपनी छत पर आया। निशांत भैया, कैसे हैं आप? कम दिखते हैं। निशांत उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। निशांत तो खुद सुष्मिता से बात करने को बेचैन रहता था, सो वह छत की बाउंड्री के पास सुष्मिता के करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज इस समय यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। वह तो है, सुष्मिता मस्ती भरी आवाज में बोली। क्या करूँ भैया, अब जब से पढ़ाने जाने लगी हूँ समय और भी कम मिलता है। इसके बाद उन दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगीं। कुछ दिनों बाद एक रोज सुष्मिता घर में अकेली थी। सारे लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। सुष्मिता की चचेरी बहन सुनीति उसके साथ सोने के लिए आने वाली थी। शाम के गहराते साए सुष्मिता को डरा रहे थे। उसने कई बार सुनीति को मैसेज कर दिया था कि जल्दी आना, खाना बनाने की तैयारी कर रही। सुष्मिता को छत पर सूखे कपड़ों का ख्याल आया तो वह भागकर ऊपर आई। कपड़ों को समेटने के बाद उसे अपनी एक समीज गायब मिली। उसने आसपास देखा तो पाया कि वह समीज निशांत के छत पर कोने में पड़ी थी। सुष्मिता पहले तो हिचकी, लेकिन फिर आसपास देखकर निशांत की छत पर कूद गई। वह निशांत के आने से पहले वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर जैसे ही वह अपनी समीज उठाकर मुड़ी, निशांत उसे मुस्कुराता खड़ा मिला। सुष्मिता ने एक असहज मुस्कुराहट उसकी ओर फेंकी। निशांत बोला, उड़कर आ गई होगी यहाँ। हाँ भैया, हवा तेज थी आज। सुष्मिता वहां से निकलने के मूड में थी, लेकिन निशांत उसके आगे दीवार से लगकर खड़ा हो गया और बतियाने लगा। तब तक शाम पूरी तरह चारों ओर छा चुकी थी। सुष्मिता ने कहा, भैया अब मैं चलती हूँ। हाँ, मच्छर काट रहे हैं मुझे भी यहाँ। निशांत ने अपने पैर पर थपकी देते हुए कहा, अच्छा जरा 2 मिनट नीचे आओ ना, मैंने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं उसमें, तुमको भी दिखाता हूँ।
न चाहते हुए भी सुष्मिता निशांत के साथ सीढ़ियों से उतर आई। उसके मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। निशांत ने लैपटॉप ऑन किया और उसे दिखाने लगा। सुष्मिता का ध्यान जल्दी से वहां से निकल जाने पर था। तभी उसने गौर किया कि निशांत के घर में बहुत शांति है। सब लोग कहाँ गए हैं? सुष्मिता ने निशांत से पूछा। निशांत ने जवाब दिया, यहाँ भी सारे लोग शहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। सुष्मिता का दिल धक से रह गया। उसने कहा, भैया अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। सुष्मिता का इतना कहना था कि निशांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हैं भैया? सुष्मिता ने निशांत से पूछा। उसे निशांत से किसी ऐसी हरकत का डर तो परसों से ही थी, लेकिन आज उसे करते देखकर वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। निशांत ने सुष्मिता की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा और उसके हाथों में थमी समीज उससे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, सागर की तस्वीरों में रोज नई नई लड़की होती तो तुम उसको एकदम पैकेट वाला खाना खिलाने के चक्कर में क्यों हो? तुम भी थोड़ी जूठी हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। सुष्मिता का दिल जोर से धड़कने लगा। निशांत ने उसके मन में दबे उसी शक के बिंदु को छू दिया था जिसके बारे में वह दिन रात सोचकर चिंतित होती थी। क्या सही है और क्या गलत, यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई। तूफान कमरे में आ चुका था। बिस्तर पर देह की जरूरत और मन की घबराहटों के नीचे दबी सुष्मिता एकटक दरवाजे के पास पड़े अपने और निशांत के कपड़ों को देखती रही। निशांत की गर्म तेज सांसें सुष्मिता की बेचैन सांसों में मिलती चली गईं। सब कुछ शांत होने के बाद सुष्मिता ने अपने आंखों के कोरों के गीलेपन को पोंछा और अपने कपड़ों और खुद को समेटकर वहां से चल पड़ी। निशांत ने भी उससे नजरें मिलाने की कोशिश नहीं की। कैलेंडर के पन्ने आगे पलटते रहे। सुष्मिता और निशांत के बीच भाई बहन का रिश्ता अब केवल सामाजिक मुखौटा मात्र ही रह गया था। ऊपर अपने कमरे में अकेला सोने वाला निशांत आराम से सुष्मिता को रात में बुला लेता और वह भी खुशी खुशी अपनी छत फांदकर उसके पास चली जाती। आए दिन सुष्मिता के अंदर जाने वाला इच्छाओं का रस आखिरकार एक रोज अपनी भीतरी कारगुजारियों का संकेत देने के लिए उसके मुंह से उल्टी के रूप में बाहर आकर सबको संदेश भेज बैठा। सुष्मिता के माँ बाप सन्न रह गए। घर में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद सुष्मिता की हाइनोप्लास्टिक कराकर सागर के आते ही उसका ब्याह कर विदा कर दिया गया। सुहाग रात में चादर पर सुष्मिता से छिटके लाल छींटों ने सागर को भी पूरी तरह आश्वस्त कर दिया। दोनों की जिंदगी शुरू हो गई। सुष्मिता का भी मन सागर के साथ संतुष्ट था, क्योंकि निशांत के पास तो वह खुद को शारीरिक सुख देने और सागर से अनचाहा बदला लेने के लिए जाती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, लेकिन सुष्मिता और सागर के घर नया सदस्य नहीं आया। उन्होंने डॉक्टर से जांच कराई। सागर में किसी तरह की कोई कमी नहीं निकली। इसके बाद बारी सुष्मिता की रिपोर्ट की थी। डॉक्टर ने दोनों को अपने कैबिन में बुलाया और उलाहना सा देते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता मिस्टर सागर कि आप लोगों को जब बच्चा चाहिए था तो आखिर आपने पहला बच्चा गिराया क्यों? बच्चा गिराना कोई खेल नहीं है। अगर ऐसा करने वाला डॉक्टर अनुभवी नहीं हो तो आगे चलकर पेट से होने में दिक्कत आती है। आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है। सागर हैरान रह गया और सुष्मिता को तो ऐसा लगा मानो उसे किसी ने अंदर से खाली कर दिया हो। सागर ने टूटी सी नजर उस पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहां से लौटकर आने के बाद सागर चुपचाप पलंग पर बैठ गया। अब तक की जिंदगी में सागर से बेहिसाब प्यार पाकर उसके प्रति श्रद्धा से लबालब हो चुकी सुष्मिता ने उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर सारी बात बताई। सागर के चेहरे पर हारी सी मुस्कान खेल उठी।
वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। उन दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। सुस्मिता जानती थी कि इस सब की जड़ वही है, इसलिए पहल भी उसे ही करनी होगी। थोड़ी देर बाद वह सागर के पास गई। वह दीवार की ओर मुंह किए बैठा था। अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर सुस्मिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सागर ने उसकी ओर देखा और भरी आंखें लिए बोल उठा, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने कागज की कोठरी में भी खुद को बेदाग रखा और तुम केवल शक के बहकावे में आकर खुद को कीचड़ में ढकेल बैठी। सुस्मिता फूट फूट कर रोई जा रही थी। सागर कहता रहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी देह को अनछुआ न पाकर तुम्हें ताना मार रहा हूँ, बल्कि सच तो यह है कि पति पत्नी का संबंध तन के साथ साथ मन का भी होता है और तन को मन से अलग रखना हर किसी के बस में नहीं होता। तुम्हारा मन अगर तन से खुद को बचा पाया है तो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोल कर बैठा है, वरना मुझे तुम्हारा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है सुस्मिता। अगर तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार मिला हो तो तुमको उसी प्यार का वास्ता। अब दोबारा मुझे किसी भुलावे में मत रखना। सुस्मिता ने सागर के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों के सामने सागर के साथ बिताई रातें घूमने लगीं। जब वह निशांत को महसूस करते हुए सागर को अपने सीने से लगाती थी, उसके मन ने उसे धिक्कारना शुरू कर दिया। विचारों के ज्वार भाटा में वह सारी रात ऊपर नीचे होती रही। भोर खेलने लगी थी, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया। सुस्मिता ने अपना सामान बांधा और सागर के पास पहुंची। सागर ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। सुस्मिता ने सागर का माथा चूमा और सागर की जेब से उसका वही रुमाल निकाल लिया जो उसने शादी से पहले उसके परदेश जाते समय निशानी के रूप में अपने पास रखा था। सुस्मिता ने वह रुमाल अपने बैग में डाला और बोली, मुझे माफ कर देना सागर, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मैं जा रही हूँ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। और हाँ, इतना भरोसा दिलाती हूँ कि अब तुम्हारे इस रुमाल को अपनी बची जिंदगी में दोबारा बदनाम नहीं होने दूंगी। सागर ने अपनी पलकें तो बंद कर लीं, लेकिन उनसे आंसू नहीं रुक पाए। सुस्मिता ने भी अपने आंसू के बहाव को रोकते हुए तेजी से मुड़ी और दरवाजे की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।